Hey guys, Sanjeev here. Welcome back to my channel और आज मैं द पियरलेस मार्शल स्पिरिट का 17th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस ये कहानी भी बहुत जल्दी बीच में रुकने वाली है क्योंकि इस कहानी के आगे के पार्ट को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गाइस अगर मुझे कभी भी इसका एक्सेस मिले तो मैं इस कहानी को आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और ये तो बहुत बात की बात है, अभी भी इसके कई सारे एपिसोड्स बाकी है जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि ज़ेनतियान को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद फेंग भैया अपने यूनर मैडम को लेके आए थे डॉक्टर के पास, जहाँ पर सभी डॉक्टर साहब को ओल्ड जू कह के पुकार रहे थे। तभी ओल्ड जू यूनर मैडम को देखते हुए कहती है, जिसने भी इसे घायल किया है उसका इंटेंशन इसके कल्टीवेशन प्रोग्रेस को हमेशा के लिए बिगाड़ना था। और ये सुनकर तो फेंग भैया बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। उन्हें ये डर लगने लगता है कि यूनर मैडम हमेशा के लिए ऐसे ही ना रह जाए। फेंग भैया को इतना पैनिक होता देख ओल्ड तुरंत अपने भैया को शांत करवाते हैं और इस बार अपनी एसेंशियल एनर्जी से यूनर मैडम को दोबारा चेक करते ताकि कुछ छूट ना जाए। और जैसे ही वो ऐसा करते उनके तो होश उड़ जाते और ओल्ड को इतना हैरान होता देख फेंग भैया फिर से टेंशन में आ जाते। लेकिन तभी ओल्ड अपने भैया को कहते हैं, चिंता मत करो, इस लड़की का शरीर मेरी सोच से ज्यादा मजबूत निकला। एक बार मैं इसके एनर्जी कोर को ठीक कर दूं, ये भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और ये सुनकर फेंग भैया राहत की सांस लेते। लेकिन वहाँ दूसरा मन ही मन तो ओल्ड के तोते उड़े हुए थे क्योंकि अपनी एसेंशियल एनर्जी से यूनर मैडम को दोबारा चेक करने पर उन्हें पता चला कि यूनर मैडम के पास इक्विनॉक्स बॉडी है जो सच में बहुत बहुत ज्यादा खास होती है, जो 100 सालों में लगभग एक बार पैदा होती है। भले इसका कल्टीवेशन प्रोग्रेस बाकी के मुकाबले काफी ज्यादा धीमा होता है, लेकिन इसके सेम लेवल पर किसी के लिए भी इसे हराना नामुमकिन हो जाता है। और रही बात इसकी कल्टीवेशन स्पीड की, तो अगर ये आम कल्टीवेशन टेक्निक के बजाय किसी एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक के साथ आए तो ये बाकियों के रफ्तार के साथ आराम से मेल खा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से इस लड़की को अपने टैलेंट का पता ही नहीं है, इसलिए अब तक ये लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक से प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन अच्छी बात है कि ये अभी भी जवान है और इसके पास अभी पूरी जिंदगी बाकी है। इसका मतलब इसके पास अभी भी मौका है ताकतवर बनने का। यही सोचकर वो तुरंत ही फेंग भैया को बताते हैं कि यूनर को ठीक करने के लिए उसे 17 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उनके पास 15 इंग्रेडिएंट्स है लेकिन 2 नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेयर है। ये सुनकर फेंग भैया तुरंत कहते हैं कि वो यूनर के लिए वो दोनों इंग्रेडिएंट्स लाने जाएंगे। तभी ओल्ड बताते हैं कि पहला है रेनबो फ्लावर जिसके 7 रंगों के पेटल्स होते हैं और तो और ये सिर्फ और सिर्फ गहरे जंगल में ही पाया जाता है। और दूसरा है 300 साल पुराना टायरानोसॉरस का बीस्ट कोर। टायरानोसॉरस जो पैदा होते इंस्टिंक्चुअल रियलम के 8th लेवल पर होता है, तो तुम समझ ही सकते हो कि 300 साल पुराना टायरानोसॉरस की पावर कितनी ज्यादा होगी। यही वजह है कि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स इतने ज्यादा रेयर हैं। और जो लगा था कि इतना सब कुछ जानने के बाद फेंग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, लेकिन उनके होश का नहीं रहता एक भी ठिकाना। जब फेंग भैया ना देते इसे डालने का एक भी बहाना, वो तुरंत कहते कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना खतरनाक है, मैं यूनर के लिए वो दोनों इंग्रेडिएंट्स जरूर लाऊंगा। जो सुनकर ओल्ड फिर से अपने भैया को समझाने लगते हैं कि गहरे जंगल में उन्हें टायरानोसॉरस के अलावा बाकी सभी बीस्ट का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन फेंग भैया भी थे अपने इरादों में अटल। उनका प्यार दे रहा था उन्हें एक अलग ही बल। जब वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे तभी वापस आ जाते फेंग भैया के एक साथी। फेंग भैया ने उसे आउटर साइड जाकर हैंगकांग को लाने के लिए कहा था, लेकिन उसे अकेला आते देख फेंग भैया के मन में तुरंत ही बेचैनी जाग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और उनका यह अंदाजा बिल्कुल सही होता है क्योंकि पूछने पर उन्हें पता चलता है कि 1 महीने पहले हैंगकांग और कुछ एल्डर्स मिलकर क्वींसलैंड के गहरे जंगल में गए थे, लेकिन आधे महीने पहले सभी वापस आ गए सिर्फ हैंगकांग को छोड़कर। और ये सुनकर तो फेंग भैया और ज्यादा टेंशन में आ जाते क्योंकि हैंगकांग उन लोगों में से एक था जिनकी फेंग भैया परवाह करते थे। इसलिए वो तुरंत उससे पूछते कि आखिरकार उस टीम को लीड कौन कर रहा था। और जब उन्हें जवाब मिलता है कि वो दोनों थे एल्डर रैन और एल्डर येन, तब तो वो गुस्से से तमतमा उठते हैं क्योंकि एल्डर येन कोई और नहीं बल्कि ज़ेनतियान का ही दादाजी था। और एल्डर रैन के बारे में तो हम सभी को पता ही है, अपने प्यारे मास्टर के खोने के बाद फेंग भैया और किसी को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए वो मनी मन ठान लेते कि अगर उन्हें पता चला कि उन दोनों की वजह से उसके अंकल हान को कुछ भी हुआ तो वो उन दोनों को बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे, चाहे उसके लिए उसे सेट के रूल को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। और फेंग भैया को यूनर के साथ हैंगकांग के लिए इतनी ज्यादा चिंता करते देख
ओल्ड जुआन तथा समझ गए थे कि भले ही फैंग भैया अभी भी जवान हो, लेकिन उन्हें रिश्तों की अच्छी कदर है। और दूसरा, भले ही फैंग भैया हैंगकांग के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, लेकिन इस वक्त उन्हें अपना सारा ध्यान यूनर मैडम के क्योर पर ही लगाना होगा। इसलिए वो तुरंत यूनर के पास चले जाते हैं और उसका सर चलाते हुए मनी मन वादा करते हैं कि वो बहुत जल्दी उनका क्योर ले आएंगे। जिसके बाद वो ओल्ड और उनके साथी को यूनर मैडम का ख्याल रखने का बोलकर निकल पड़ते अपने सफर पर, जहाँ पर ओल्ड उसे पीछे से देखकर मनी मन एक ही बात सोच रही थी, बच्चे ये लड़की बहुत ज्यादा किस्मत वाली है कि इसके पास तुम जैसा प्यार करने वाला कोई है। और दूसरा, फैंग भैया के निकलते ज़ैन तियान को भी अपने जासूस की मदद से खबर मिल जाती है कि फैंग भैया यूनर मैडम के क्योर ढूंढने के लिए निकल पड़े क्विंसन माउंटेन के जंगल में। इसे सुनकर ज़ैन तियान गुस्से से पुकारता है, फैंग तुम्हारी वजह से पूरे सिट में आज मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब लो भैया लो, खुद ही तो खुद करवाई अपनी बेइज्जती, अब अपने भैया पर इल्जाम डाल रहे हो। लेने का अमीर बाप के बिगड़ैल औलाद से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और दूसरा, फैंग भैया एंटर कर चुके थे क्विंसन सेक्टर गहरे जंगलों में, जहाँ पर बहुत ही खुशकिस्मती से फैंग भैया को बहुत ही जल्दी टिरानोसॉरस का फुटप्रिंट मिल जाता है और उनका साइज देख के फैंग भैया समझ जाते हैं कि इनकी उम्र जरूर 300 साल या उससे ज्यादा ही होगी। जब वो ऐसा सोच रहे थे तब भी अचानक उनके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन फैंग भैया से तुरंत बच जाते हैं क्योंकि इस जंगल में एंटर करते ही फैंग भैया 24 घंटे चौकन्ना थे। लेकिन मुड़ कर देखने पर उन्हें कोई जानवर या कोई पक्षी नहीं दिखती, बल्कि एक इंसान दिखता है जिसने तीर से उनके ऊपर हमला किया था। ये देखकर फैंग भैया चौंक जाते, लेकिन वो अंदाजा लगा लेते कि इसे भेजने वाला कौन होगा, इसलिए बस वो उनसे उनकी तारीफ पूछते। तभी भाई साहब भी बड़े रौब में अपनी तारीफ देते कि मैं हूँ सैंडी, रैंकिंग एक्सपर्ट का 20th रैंक वाला, और तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। ना कहते वो तुरंत अपने भैया को ऊपर हमला कर देता है। अपने भैया मुश्किल से इस हमले से बच पाते। फिर थोड़ी देर की झड़प के बाद वो समझ जाते कि इसमें और शू गैंग की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है भाई, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाने के लिए कई सारे आफ्टर इमेज बनाते हैं। लेकिन ज़ैन दी भाई साहब किसी से कम नहीं थे, ना ही वो अपने भैया के सभी आफ्टर इमेजेस को तबाह कर देते, बल्कि उन्हें अपने पास भी नहीं आने देता। इससे अंततः अपने भैया समझ जाते कि इन भाई साहब से निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इनसे निपटने में उन्हें काफी ज्यादा वक्त बर्बाद होगा। इसलिए अगले ही पल वो अपने लाइटनिंग फ्यूरी स्लैश का 3rd अटैक उन पर कर देते हैं। अब भाई एक दिन पहले ही अपने भैया ने इस पावर का 2nd लेवल एक्टिवेट किया था और आज इसका 3rd लेवल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन समझ रहे हो ना, ये भी अपने हीरो का जलवा ही है जो हर कहानी में देखे जाता है और यहाँ भी वो दिख रहा है। बहरहाल ज़ैन ने तो अपने भैया से इतने पावरफुल अटैक की उम्मीद भी नहीं की थी, इसलिए अगले ही पल उनका खस्ता बन जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर फैंग भी तुरंत ही वहाँ से फुर्र हो जाते हैं। उन्होंने सोच लिया था कि एक बार वो यूनर मैडम का क्योर ढूंढ ले, उसके बाद वो ज़ैन से निपटेंगे। फैंग भैया के निकलने के कुछ देर बाद ही ज़ैन भी वहाँ से बाहर निकल आता है। उस अटैक की वजह से भाई साहब के लगभग सारे कपड़े जल गए थे और भाई साहब लगभग नंगे पुंगे घूम रहे थे। तो अगर उनकी पतलून ना होती तो आज तो सभी को उनके चिड़िया दर्शन हो जाते। वहाँ दूसरा, फैंग भैया भी चलते चलते अचानक पहुंचे थे एक एरिया के अंदर, जहाँ पर पहुंचकर वो फिर से टेंशन में आ जाते। उन्हें लगने लगता है कहीं यहाँ भी ज़ैंदी ने उनके कुछ जाल तो नहीं बिछा कर रखा है, लेकिन तुरंत ही फैंग भैया को समझ में आ जाते कि ये नहीं था ज़ैंदी का कोई जाल और यहाँ से ना निकले तो होगा उनका बड़ा बुरा हाल, क्योंकि उनके सामने नहा रही थी एक सुंदर कन्या, जिसे देखकर फैंग भैया अंततः समझ गए थे कि क्यों यहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है। लोग चुपचाप यहाँ से जाने लगते, लेकिन लड़की भी तुरंत ही अपने भैया को नोटिस कर लेती है और वो चीखते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चोरी छुपे नजर रखने के लिए, आज तो तू गया काम से। फैंग भैया उस लड़की को समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन लड़की तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी और अगले ही पल वो पानी से अपने धनुष लेकर बाहर आ जाती है। और जब फैंग भैया अपने सामने एक और आर्चर को देखते तब तो उनकी पतलून ढीली हो जाती है। ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। तब फैंग भैया मनी मन ये कहावत दोहरा ही रहे थे, तब भी वो लड़की तुरंत अपने भैया पर हमला कर देती है, लेकिन फैंग भैया तुरंत बच जाते। ये देखकर लड़की फिर से दहाड़ते हुए कहती है, साले ठरकी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हमले को डॉज करने के लिए। इतना कहते लड़की तुरंत ही अपनी मार्शल स्पिरिट बाहर निकाल लेती है और उस लड़की का मार्शल स्पिरिट कोई जानवर या पक्षी नहीं था, बल्कि एक तीर था, जिसे देखकर फैंग भैया की हवा टाइट हो जाती है। अब उनके अंदर लड़ने की थोड़ी सी भी जो इच्छा थी वो तुरंत ही फुर्र हो जाती है, क्योंकि इस वेपन मार्शल स्पिरिट का एक ही मतलब था कि ये लड़की तीरंदाजी के लिए बनी है और इसका तीर ज़ैंदी से कई ज्यादा ताकतवर है। उसी वक्त लड़की भी अपना सबसे भयंकर अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लड़की को लग रहा था कि अब तक तो हो गया होगा अपने भैया का राम नाम,
लेकिन धुआं चढ़ती लड़की को होता है थोड़ा गम, क्योंकि फैंग भैया सही समय पर वहां से फुर्र हो गए थे। उस हमले से बचने के बाद फैंग भैया फिर से निकल पड़े थे अपने मिशन पर, क्योंकि उन्हें सच में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो अभी अचानक उन्हें एक दहाड़ सुनाई देती है, और ये दहाड़ किसी और जानवर की नहीं बल्कि टायरानोसॉरस की थी, जिसे सुनकर फैंग भैया अंततः समझ जाते हैं कि ऊपर वाला भी उनके साथ है। यही सोचकर वो तुरंत उस आवाज़ के पीछे जाते हैं, और तब भी उन्हें वहाँ पर ना सिर्फ एक टायरानोसॉरस दिखता है बल्कि एक जायंट क्रोकोडाइल भी दिखता है, जो एक दूसरे लड़ रहे थे। लेकिन दूसरे फैंग भैया उनकी ताकत को भाप लेते हैं और सही वक्त का इंतजार करने लगते हैं। तभी टायरानोसॉरस भी अपने मुंह से एक 16 बीम फायर करता है, जिससे भी क्रोकोडाइल बुरी तरह से घायल हो जाता है। देखने से तो लग रहा था कि लड़ाई अभी की अभी खत्म हो गई है, लेकिन वो जायंट क्रोकोडाइल भी किसी से कम नहीं था। अपनी कमजोरी का एक्टिंग करते हुए जैसे उसे मौका मिलता है वैसे ही वो टायरानोसॉरस का गला दबोच लेता है, और उसी वक्त अपने भैया को भी मौका मिल जाता है उन दोनों को एक साथ खत्म करने का। इसलिए अगले ही पल वो लाइटनिंग फ्यूल्स फ्लैश का थर्ड अटैक सीधा उसके ऊपर से आजमाते हैं, जैसे एक ही पल में वो दोनों जानवर टपक जाते हैं। उन दोनों को टपकाने के बाद फैंग भैया हौले हौले टायरानोसॉरस का बीस्ट को हासिल करते हैं। इसके बाद वो आसपास देखते, तब वो देखते हैं कि दोनों बीस्ट ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। यही सोचकर जैसे वो उनकी चमड़ी और नाखून निकालने ही वाले थे, तभी उन्हें याद आता है कि अभी भी जैंडी उनके पीछे किसी पागल कुत्ते की तरह पड़ा है। यही सोचकर वो अपने मन ही मन प्लान बना लेता है कि कैसे वो जैंडी को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जैंडी उनकी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है। लॉन्ग रेंज अटैक में वो कभी भी जैंडी से जीत नहीं सकता, इसके लिए उसे जैंडी के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? उसी वक्त जाती है उनके दिमाग की बत्ती जल और उन्हें मिल जाता है एक हल। और दूसरा फैंग भैया का अंदाजा बिल्कुल सही था। जैंडी उसी का पीछा कर रहा था और उसे पता था कि फैंग भैया यहाँ पर क्यों आए थे, इसलिए जैसे ही उसे टायरानोसॉरस की दहाड़ सुनाई देती है वो भी उसका पीछा करते करते बिल्कुल वहीं पर आ जाते। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें 2 मरे हुए बीज दिखते, लेकिन अपने ईगल आइज से चेक करने के बाद भी उन्हें फैंग भैया कहीं पर नहीं दिखते। और जब वो आसपास किसी को नहीं देखते तब भाई साहब के मन में लालच जाग जाता है। वो सोचते कि इसी मौके पर चलो अपना कुछ फायदा कर लिया जाए। यही सोचकर वो दोनों बीस्ट के पास आ जाते, लेकिन जैसे ही वो उन दोनों बीस्ट के पास जाता है वैसे उन्हें बीस्ट के शरीर पर एक ब्लेड से कट के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उस बीस्ट के अंदर से फैंग भैया उसे काटते हुए बाहर आ जाते और तुरंत ही जैंडी पर हमला कर देते। और ये हमला इतना तेज और इतना करीब से हुआ था कि जैंडी को तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। फिर जैसे भाई साहब ने अपने भैया को पागल कुत्ते की तरह भगाया था, अब अपने भैया उसे किसी धोबी के कुत्ते की तरह धो रहे थे। और ऐसे लड़ते लड़ते वो इसका एक हाथ काट देते, जिससे फैंग भैया को अब उसे कोई खतरा नहीं था। और अपनी ऐसी हालत देख वो तुरंत फैंग भैया के सामने गिड़गिड़ाने लगते। फैंग दादा, नहीं फैंग काका, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब बताऊंगा आपको मुझे किसने भेजा है। लेकिन अपने भैया बड़े बेपरवाही से कहते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो कॉमन आदमी का कॉमन सेंस है भाई, तुझे भेजने वाला कोई और नहीं जैंतियान है, तू बस चुपचाप ऊपर काट ले। ये सुनकर भाई साहब समझ जाते कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि वो खुद तो मरेंगे, अपने भैया को भी ले डूबेंगे। इसलिए अगले ही पल वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं, जिसे देखकर फैंग में भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसलिए अगले ही पल वो अपने बचाव में तुरंत ही उस तलवार से एक स्लैश अटैक करते हैं। लेकिन उनके हैरानी का तब ठिकाना नहीं रहता जब उनका अटैक उनकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल होता है। फैंग भैया इस बात से काफी ज्यादा हैरान थे। इस वक्त जैंडी टपक चुका था, लेकिन फैंग भैया का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। उनका ध्यान तो बस उनकी ब्लेड की तरफ था और वो मन ही मन सोच रहे थे कि आखिरकार उनका अटैक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। यही सोचते हुए उस ब्लेड को ध्यान रखते, तभी उन्हें एक लड़के की उससे आवाज सुनाई देती है, अपने कंधे हाथ मुझसे दूर रखो। इस आवाज को फैंग भैया पहचान जाते हैं, क्योंकि इस आवाज को उन्होंने पहले भी सुना था। और उसी वक्त उस ब्लेड से गुस्से से तमतमाती हुई बाहर आती है एक लड़की। तो वैसे आज के लिए बस इतना है, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो वैसे क्या लगता है आपको, कौन है ये लड़की, ये दोस्त है या दुश्मन? और क्या अपने भैया सही वक्त पर यूनर मैडम के लिए की और ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द फियरलेस मार्शल स्पिरिट। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस, आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।